गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग इससे पहले जब ये चैप्टर शुरू किए थे, सेकंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा था वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 3 मेन फैक्टर थे आपके। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे वो पहले वाला पार्ट, उसके बाद शुरू करेंगे, आज वाले हिस्से पे आएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डेंसिटी, और डेंसिटी के बाद हमने बात की थी ग्रोथ की। और मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी जो है वो इस टाइम स्पेस रिलेटेड साइंस है, तो इसमें जो टाइम रिलेटेड डाटा है वो ग्रोथ है, और स्पेस रिलेटेड जो 2 डाटा हम लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, डेंसिटी क्या है, कैसे और क्यों पढ़ते हैं। डेंसिटी का इम्पॉर्टेंस चूँकि ज़्यादा होता है क्योंकि वो लैंड के रिलेवेंस में हमको बताता है कि ज़मीन में प्रति इकाई क्षेत्र पर कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इसलिए डेंसिटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पढ़ना। ग्रोथ के बारे में उस समय मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके छोड़ा था कि कोई भी 2 टाइम स्पैन, कोई भी आप ले लीजिए टाइम, किसी भी स्थान पर समय के 2 बिंदु, कोई भी समय हो सकता है। आप 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले, किसी भी जगह पर 2 समयावधि कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र में आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन 1901 में और दिल्ली की पॉपुलेशन 2001 में, 2001 में। अब ये जगह सेम है, लेकिन चूंकि ये 2 टाइम जो है उसी जगह पर 2 अलग बिंदु हैं, उनके बीच में जो पॉपुलेशन में चेंज आता है इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। और ये एक टेम्पोरल स्केल है, ये टाइम बेस्ड स्केल है कि पर्टिकुलर टाइम गैप के बीच में जो है वो पॉपुलेशन कितनी घटी है, बढ़ी है। तो उस पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी उस समय आपने पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि उसके जो मेन फैक्टर्स थे, जिसमें डेथ, बर्थ और माइग्रेशन, 3 उसके मेन फैक्टर होते हैं। और उसके बाद आपने एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये 2 आपने पढ़े थे। अब आ रहे हैं हम लोग वर्ल्ड के पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड पे कि किस तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। हम इंसान ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अगर शुरुआत करेंगे तो बड़ा पुराना हो जाएगा, 70 से 80 लाख साल पहले, जहाँ से इंसानी सभ्यता के अवशेष मिलना शुरू होते हैं। ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व से जो है इंसानों ने खेती करना शुरू की थी। ये ग्राफ आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक में आप ये पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड देखोगे तो इस ग्राफ को देख के आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कैसे ग्राफ जो पॉपुलेशन हमारी कैसे बढ़ती गई है। सबसे अर्ली फेज जहाँ से शुरुआत की गई 12,000 BC से पॉपुलेशन ग्रोथ की, जहाँ से हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, तो तब से लेके ईसा के जन्म तक मतलब लगभग 12,000 सालों में पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी स्लो हुई कि वहाँ से इंसानी बस्तियाँ बसने शुरू हुई और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई केवल 25 करोड़। फिर वहाँ से 1600 साल, ये यहाँ पर इसीलिए मैंने ये ग्राफ ब्रेक कर दिया है क्योंकि ये उसी स्केल पे ग्राफ नहीं है। ये आपको अपनी बुक में भी ये ब्रेक का साइन दिख रहा होगा। जब कॉन्टिन्यूअस गैप नहीं होता तो हम ग्राफ को ब्रेक कर देते हैं। तो 12,000 साल लगे हमको 25 करोड़ होने में, और फिर अगले 1600 सालों में तो आप देखिए कि धीरे धीरे पॉपुलेशन, जैसे जैसे हम इंसान बुद्धिमान होते गए, जहाँ से हमारी अगली सिविलाइजेशन शुरू हुई, विलेज सिविलाइजेशन, धीरे धीरे हम और बुद्धिमान हुए। हमने कपड़े बनाए, हथियार बनाए और सारी चीज़ें बनाई, और जिसके चलते रहन सहन का तरीका हमने विकसित किया। धीरे धीरे कुछ हल्की फुल्की बीमारियों के बारे में भी जानकारी मिली, तो हमने कुल मिला के ह्यूमन डेथ को हल्का फुल्का कंट्रोल करना शुरू किया। टाइम आया, अगले 1600 सालों में हमारी पॉपुलेशन फिर बढ़ी और हम पहुंच गए 50 करोड़। अब आप ध्यान देना कि यहाँ 12,000 साल लगे हमको 25 करोड़ होने में, अगले 1600 साल में ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ के 50 करोड़ हो गई। और उसके बाद 1600 से 1700, 1600 यहाँ पर स्पेशल डिमार्केशन क्यों हुआ है इसके बारे में बताना चाहेंगे। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऐसे भी जानते होंगे। 16वीं 17वीं शताब्दी का समय था औद्योगिक क्रांति का। पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से चारों तरफ ज्ञान का प्रसार हुआ, मशीनें बनी और ढेर सारी सुख सुविधाएँ। कह सकते हैं कि इंसानी जो शरीर था, इंसानी जीवन रहन सहन का स्तर था, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और हमने प्राकृतिक जो मौतें थी उनको कंट्रोल करना शुरू किया। विज्ञान का विकास हुआ, कई तरह के टीके बनना शुरू हुए। यही वजह थी कि वो उस औद्योगिक क्रांति, जो कि हमारी मानवीय कह सकते हैं कि सभ्यता की सबसे बड़ी क्रांति, वहाँ से धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना और तेज़ी से शुरू हुई। पहले हमारी जो पॉपुलेशन पहली 1 अरब हुई वो हुई सन 1830 में, जब हमारी पॉपुलेशन पहुँची 1600 से
1830, यहाँ आप ग्राफ में देखोगे तब हमारी पॉपुलेशन हो गई 1 अरब। ये इस आपकी जो है वाई एक्सिस पे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पॉपुलेशन, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये अरब है। और यहाँ पर ये आप टाइम देख ही रहे हो, तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 1830 में हुई 1 अरब। और उसके बाद हमको अगले 100 सालों में, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक अरब होने में हमको कितने समय लगेगा। 12,000 साल आप इधर के रख लो और 1830 साल इधर के रख लो, आप जोड़ लो कितने साल हमको लगे। 13,830 साल लगे हमें अपनी पॉपुलेशन 1 अरब करने में। और अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, इंसानी जीवन रहन सहन अच्छा होता गया, केवल अगले 100 सालों में 1830 से 1930 हमारी पॉपुलेशन हो गई 2 अरब। तो आप बढ़ने का स्तर देख सकते हो, पहला 1 अरब होने में लगे 13,830 साल, और अगला 1 अरब बढ़ने में मतलब 2 अरब होने में हमें लगे केवल 100 साल। 1930 आप समझ सकते हो, आप अपने अपना इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ा होगा, आपको पता होगा ब्रिटिशर्स हमारे भी देश में आ गए थे, पूरी दुनिया में कॉलोनीज बना रहे थे, और वो अपनी टेक्नोलॉजी अपनी चीज़ें सब ट्रांसफ़र कर रहे थे हर जगह। उन्होंने तमाम कह सकते हैं जो खतरनाक बीमारियां थी, जैसे चेचक, हैजा, मलेरिया, प्लेग, इन सारी बीमारियों पर उन्होंने, क्योंकि बीमारियां महामारी की तरह होती थी, पहले जब आती थी तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, तो वो बढ़ के क्या कहते हैं, जब वो कंट्रोल हुए तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। 1930 में हमारी पॉपुलेशन थी 2 अरब, और वहाँ से फिर 3 अरब होने में हो गया केवल अगला 30 साल लगा। 13,830 साल, फिर केवल 100 साल, और उसके बाद केवल 30 साल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया में पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी। और उसके बाद फिर 1960 में हो गए हम 3 अरब, उसके बाद 1975 इस समय हमारी पॉपुलेशन हो गई 15 अरब। 15 साल में हमारी पॉपुलेशन 1 अरब और बढ़ गई, और उसके बाद वहाँ 1975 से 1987 अगले 12 सालों में फिर हमारी पॉपुलेशन बढ़ के 1 अरब और हो गए हम लोग 5 अरब, और फिर फाइनली तो नहीं 6 अरब, क्योंकि अभी तो हम लोग 7 अरब और उससे ऊपर चल रहे हैं। 6 अरब हो गए हम लोग 1999 में, अगले 12 सालों में। तो आप पॉपुलेशन के 1-1 अरब बढ़ने की टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इतना समय लगा, फिर 100 साल, फिर 30 साल, फिर 15 साल, फिर 12 साल। इसकी वजह आपको समझ में आ गई होगी, हमारा ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो हमने कह सकते हो कि नेचर जो है, आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पढ़ी होगी, नेचर किसी भी पर्टिकुलर स्पीश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अपने तरीके आजमाता है, और किसी भी माध्यम से वो किसी भी दुनिया भर में जितनी स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन हम इंसान केवल अकेले हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, नेचुरल डेथ पर कंट्रोल किया, और हमने इस तरह से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू किया। इस समय पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये जो समस्याएं हैं आप देख रहे हैं, तो ये हो गया आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड, कि पूरी दुनिया में किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। आप अपने बुक के लास्ट में देखेंगे एक ग्राफ है, ये आपके एनसीईआरटी में, मतलब जितने बच्चे सीबीएसई मीडियम हैं जो आपके 12th बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं फर्दर ज्योग्राफी की स्टडी में, वहाँ पर भी इस थ्योरी को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इस थ्योरी का नाम है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, ये दो आप कह सकते हैं कि जो मानव वैज्ञानिक है वो उन्होंने इस मानव वैज्ञानिक बोलेंगे या फिर भूगोलवेत्ता बोलेंगे, नोटेस्टीन और थॉमसन, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ में उन्होंने, आपने इसके पहले डेथ रेट और बर्थ रेट पढ़ा होगा, उन्होंने डेथ रेट और बर्थ रेट के रेशियो को मिला के पॉपुलेशन के किसी भी एरिया में पॉपुलेशन के बढ़ने के ट्रेंड को डिस्कस किया था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। इस ग्राफ की एक और खासियत है कि ये जो ग्राफ जब बनता है, ये केवल आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में नहीं बताता, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट फेज के बारे में भी बताता है। दुनिया के जितने भी देश हैं सब पर ये कॉन्सेप्ट या अभी ये जो आप ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्राफ सब पे लागू होता है। और ये ग्राफ
मतलब दुनिया के हर देश इसके किसी न किसी स्टेज में। पहले मैं ग्राफ पूरा बना ले रहा हूँ। ये जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आप करते क्या है कि आप चीज़ें कॉपी करते हैं तो समझ में नहीं आता। ग्राफ जब भी बनाइए या कुछ भी पढ़िए तो उसको समझ के पढ़िए। ग्राफ सबने इतना नॉर्मल पढ़ा होगा। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे भी आप ये टाइम दिखाएंगे। टी से, स्मॉल टी से आप इसको टाइम लिख सकते हैं। इसका मतलब है बढ़ता हुआ समय। खास बात यह है कि ये टाइम कोई पर्टिकुलर आपको कोई ईयर नहीं डालना है इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, क्योंकि ये दुनिया की अलग कंट्री, सारी कंट्री किसी न किसी फेज में होती है डिफरेंट टाइम लाइन में। तो बस हमको ये बताना है कि टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ। और इस पर आप दिखाएंगे CDR एंड CBR, क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट। ये इसके पहले आपने पढ़ा होगा। डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि रेट क्या होता है। जैसे आप बाजार में जाते हो सब्जी खरीदने, आलू कैसे है 10 रुपए किलो, इसका मतलब क्या है, वो रेट हो गया कि आपको 10 किलो आलू लेनी है तो 10 × 10 = 100 रुपीज़। तो यहाँ पर भी CDR और CBR एक रेट होती है डेथ एंड बर्थ की, पर 1000 में इसको हम कैलकुलेट करते हैं और इससे पता चलता है कि किसी भी एरिया में कितनी डेथ हो रही है या कितना बर्थ हो रहा है किस रेट से। अब ये हो गया 0। अब इसके बाद इसको यूनिट में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इसी एक ही ग्राफ पे हम दोनों चीजें दिखाएंगे, डेथ रेट और बर्थ रेट को भी। अब ये डेथ रेट और बर्थ रेट जो है ये भी ब्लैक ही है। तो चूंकि दोनों मेरे पास सेम कलर की स्केच है इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप जब अपना नोट्स बनाएं तो वहां पर 2 कलर की पेन यूज कीजिए। बर्थ रेट इसको दिखाने के लिए आप ग्रीन कलर यूज करो और डेथ रेट दिखाने के लिए आप रेड कलर यूज करो। आपका ग्राफ भी कलरफुल बनेगा, आपको समझ में भी आएगा। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं ग्राफ की। किसी भी ये जो ग्राफ बनाया जाता है इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों शुरू में बहुत हाई होते हैं। ये लगभग 35 से 40 के बीच में। तो मैं सबसे पहले डेथ रेट बना रहा हूँ। और इसी के साथ ही अब याद रखिएगा ये आपका मैं लिख भी दे रहा हूँ CDR, क्रूड डेथ रेट। और इसके बाद मैं इसी के बगल जो है दूसरी बर्थ रेट की लाइन है। ये हो गया आपका CBR, क्रूड बर्थ रेट। अब चूंकि आपकी बुक में इसके दिए गए हैं 3 फेज, तो हम लोग 3 फेज की बात करेंगे। लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ना हो तो ये 4 फेज में, नोटिस थॉमसन ने इसको 4 फेज में बांट के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है अपनी बनाई थी। यहाँ पर चूंकि आपकी बुक में 3 है, लेकिन ये जो बीच का सेकंड फेज है इसको हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैंने जो शुरू में एक बात बोली थी कि ये ग्राफ केवल आपको किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड के बारे में ही नहीं बताता, ये किसी भी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। और ख़ास बात ये कि दुनिया का हर देश सभी ने शुरुआत की है पहले स्टेप से ही, मतलब कि हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट, और उसके बाद फिर ये कंडीशन आई है। और ये आज हालत ये है कि दुनिया के कई देश जो हैं वो लास्ट स्टेज में पहुँचे हैं, कुछ अभी बीच में हैं, बीच के भी कुछ इस पार हैं, कुछ इस पार हैं, और कुछ कंट्रीज अभी थर्ड स्टेज में ही हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका आता है फर्स्ट स्टेज, ये हो गया आपका सेकंड, एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज आप देख रहे हो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत हाई है। ये हाई डेथ रेट हाई बर्थ रेट शो करता है हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज को। ये उस दौर को शो करता है जब इंसान जो थे उनके पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं था, तकनीकी का कोई ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि बीमारियाँ अगर हो रही हैं तो उनको हम कैसे कंट्रोल करें। और ये बीमारियाँ ऐसी नहीं जो आज किसी एक को पर्टिकुलर हो रही हैं, पहले छोटी छोटी बीमारियाँ, जैसे आजकल कोरोना की चर्चा चल रही, लोग इतना परेशान हैं,
और लोगों को पता नहीं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार मलेरिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलेरिया आज की डेट में आपके लिए जो छोटी सी बीमारी है वो भी दुनिया में सबसे बड़ी मौतों का कारण बनी है। आप अपने घर में बड़े लोगों से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि पहले गांव में किसी को चेचक हो जाती थी तो पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था, सब उनको छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि हर घर से लगभग कोई ना कोई मर ही जाता था। तो इन सबको महामारियों का नाम दिया गया था। तो ये हमारा अर्ली स्टेज है। तो आप ये तो समझ गए कि हमारी डेथ रेट क्यों हाई थी। अब आप पूछेंगे कि बर्थ रेट क्यों हाई थी। तो डेथ रेट हाई होने की ही वजह थी वहाँ पर बर्थ रेट। पहली चीज़ इसमें ये थी कि हमारा कोई ऐसा व्यू तब नहीं था या हमको कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होना हमारे लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी खास बात कि जब पता है कि डेथ बहुत ज़्यादा होनी है, ये जो हाई डेथ रेट आप देख रहे हैं इसमें जानते हैं सबसे ज़्यादा मरने वाले जो होते थे वो सबसे लो एज ग्रुप के होते थे, स्पेशली जो छोटे बच्चे पैदा होते थे। कई तो ऐसा होते थे कि पैदा होते ही डेथ हो गई, कई हुआ कि कोई छोटी मोटी डिजीज हुई। तो 0 से 1 साल के बीच में उसको हम चाइल्ड डेथ रेट बोलते हैं। इस कंडीशन में चाइल्ड डेथ रेट बहुत हाई होती है। तो हाई डेथ रेट की सबसे बड़ी वजह थी कि छोटी उम्र में ही बच्चों का मर जाना। तो ये इसकी दूसरी वजह है। अब बर्थ रेट क्यों हाई था, सीधी सी बात है कि आप इसको मतलब ज्योग्राफी में आपको कुछ भी पढ़ना है तो हर चीज़ बुकिश नहीं है। आप आराम से अपने घर में अपने बड़ों से पूछो, सबके ग्रैंड पेरेंट होंगे, आप उनसे चर्चा करोगे तो इस चीज़ को बताएंगे कि भैया हमारे टाइम में तो पूछो मत। आप पूछो उनसे कि आप कितने भाई बहन हो, तो कहेंगे अरे हम लोग 9 भाई बहन थे, 6 मर गए, यही 3 लोग बचे हैं। मतलब बहुत नॉर्मल बात थी। तो लोगों को ये था कि चूंकि बच्चों के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं और डेथ रेट हाई है तो लोग बच्चे ज़्यादा पैदा भी करते थे, इसीलिए बर्थ रेट भी बहुत हाई होती थी। तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई, समझ में आया कि नहीं। और दूसरी खास बात, वो सोसाइटी ऐसी थी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों में, तो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत अर्ली मैरिज होती थी। आपने काम भर की बायोलॉजी पढ़ी होगी और आपको पता होगा कि जो वुमेन्स होती हैं वो बायोलॉजिकली कम एज से लेके 45 to 50 ईयर एज तक जो है वो बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं। तो उसमें होता क्या था कि पहले जब बहुत अर्ली उनकी मैरिज हो जाती थी तो बच्चे उनके ज़्यादा पैदा होने के स्पैन होते थे। महिलाएं जो हैं वो कह सकते हैं कि आप ज़्यादा बार उनके माँ बनने के चांसेस होते थे। आज की डेट में जब लेट मैरिज होती है तो अमूमन लोग अवेयर भी होते हैं, तो 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो इसके अलावा भयंकर आप कह सकते हो अशिक्षा, गरीबी, समझ में आया कि नहीं, ये वो सारी समस्याएं थी। गरीबी भी हाई बर्थ रेट का एक प्रमुख कारण होती थी। लोग सोचते थे हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा किसी परिवार में उत्पादन के साधन होंगे, मतलब उतने ही लोग वर्कर होंगे, उतने ही लोग खेतों में काम करेंगे, तो हमको जो बाहरी वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी मेंटालिटी थी जिसकी वजह से बर्थ रेट भी बहुत हाई थी और डेथ रेट के बारे में हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है। अब खास बात ये मैंने इसको बोला फर्स्ट स्टेज, और मैंने अभी आपको क्या कहा कि दुनिया के हर देश इस स्टेज से जरूर क्रॉस हुए हैं। तो दुनिया की आज की डेट में बेटा जितनी एडवांस सिविलाइजेशन है वो भी इसी स्टेज से आई हैं, क्योंकि कोई सिविलाइजेशन एकदम तुरंत से जो है वो एडवांस नहीं हो गई। दुनिया के आप किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो सबने शुरुआत अपने पहले कदम से ही की थी। किसी को नहीं पता था विज्ञान क्या है, तकनीक क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है। और आपने भी इसके पहले जो ग्राफ पढ़ा था यही वजह थी, ये जो आप पढ़ रहे हैं अर्ली स्टेज में हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। पहले लोगों के बहुत बच्चे पैदा भी होते थे, मरते भी थे। यही वजह था कि अर्ली स्टेज में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होने में कितने साल लग गए, 13,830 अभी मुझे याद है 13,830 साल लग गए। तो ये हाई डेथ रेट हो गया और हाई बर्थ रेट। उसके बाद आता है आपका सेकंड फेज। ये सेकंड फेज की शुरुआत कहाँ से हुई, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सेकंड फेज की शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति से, जो मैंने आपको 16वीं सेंचुरी में बताया था। तो इसका मतलब ये है कि ये अचानक से सारे देश इसमें नहीं पहुंच गए। सबसे पहले जिन देशों में थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप विज्ञान बढ़ा, तकनीक बढ़ी, चिकित्सकीय सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, वहीं से जो है वो सेकंड फेज की शुरुआत हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले डेथ को कंट्रोल करना शुरू किया। इसीलिए आप देखेंगे डेथ का जो है वो ग्राफ धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो रहा है। अब डेथ कंट्रोल कैसे होना शुरू हुई, सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी। मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि लोग जो बीमार होते थे उनका इलाज होने लगा।
अर्ली स्टेज में ढेर सारी वैक्सीन डेवलप होना शुरू हुई और ढेर सारी वैक्सीन डेवलप होने का क्या हुआ, कह सकते रिजल्टेंट हुआ कि जो अर्ली चाइल्ड डेथ थी वो भी डेथ रेट, चाइल्ड डेथ रेट जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो गई। तो इसकी वजह से हमने डेथ पर कंट्रोल करना। उसके अलावा हमारी एवरेज एज, क्योंकि बच्चे बचपन में कम मरने लगे तो एवरेज एज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गई। तो ये वो दौर था जिसमें तकनीकी उन्नति के चलते क्या हुआ कि हमारी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। और पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने डेथ पर कंट्रोल तो किया लेकिन बर्थ पर कंट्रोल हम नहीं कर पाए, क्योंकि इसको लेके हम कोई अवेयर नहीं थे, हमको पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ने पर फ्यूचर में हमको क्या दिक्कतें आने वाली हैं। जब नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। एक पार्ट आता है अवेयरनेस का। किसी भी कंट्री डेवलप्ड सोसाइटी के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर सुविधाएं पहुँचती हैं, लोग सुविधाओं का उपयोग उठाते हैं, लेकिन टुवर्ड सोसाइटी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी अवेयरनेस अपने अंदर बहुत बाद में ला पाते हैं। तो डेथ पर हमने कंट्रोल किया, बर्थ पर कंट्रोल नहीं किया। अब आप यहाँ पर ये गैप देखो, ये भी आपकी बुक में भी इसी तरह से ये बनाया गया होगा और यहाँ पर उन्होंने एक टर्म लिखा होगा नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ आपने इससे पहले पढ़ रखी है। नेचुरल ग्रोथ इज बर्थ माइनस डेथ। तो ये टाइम था जिस समय पूरे एरिया की, मतलब जो भी कंट्री इस फेज में आई उस कंट्री में अचानक खतरनाक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। फिर ये जो आपका सेकंड फेज इतना बड़ा है, अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो इसके भी हम दो हिस्से कर सकते हैं। इसके पहले स्टेज में ये है कि हम डेथ रेट पे तो बहुत तेजी से कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन बर्थ रेट पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसी का सेकंड फेज है जब पब्लिक में अवेयरनेस आना शुरू हो रही है। आप अपनी कंट्री का एग्जांपल ले लो। जब अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए तो हमारे देश की जो 1947 में एवरेज एज थी 45 ईयर, केवल 45 साल औसत आयु थी। तेजी से भारत सरकार के सामने जो पहली चुनौतियां थी वो थी लोगों को ढेर सारे मेडिकल फैसिलिटीज देना। तो उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी दी और मेडिकल फैसिलिटी देकर उन्होंने क्या किया कि डेथ रेट पर कंट्रोल करना शुरू किया। हमको यूएन से ढेर सारी फंडिंग मिली, ढेर सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चले। आप अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स के अपने हाथों पे भी देखेंगे तो आपको ढेर सारे वैक्सीन के निशान मिलेंगे। ये वही सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में तेज़ी से इंट्रोड्यूस की जाने लगी। तो इंडिया की भी पॉपुलेशन आप अपनी सेकंड बुक में देखोगे भी तो 1950 से लेकर 1980 तक बहुत भयंकर पॉपुलेशन बढ़ी है। ये वो वही स्टेज है। और 1980-85 तक आते आते जब पब्लिक में, जो मैंने आपको कहा था अवेयरनेस, सुख सुविधाओं के आने के कुछ साल बाद लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू होती है। तो जब लोगों में अवेयरनेस आई, पॉपुलेशन रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें पढ़ाई जाने लगी, सिलेबस में इंप्रूव की गई, लोगों को बताया जाने लगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से दिक्कत होगी, तब फिर लोगों में अवेयरनेस आई और धीरे धीरे बर्थ कंट्रोल शुरू हुआ। हालांकि भारत एकदम से थर्ड स्टेज में नहीं है, लेकिन हाँ हमने भी अब बर्थ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो इस सेकंड फेज का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम बर्थ पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। एंड थर्ड स्टेज आपको क्या दिखाता है, आप यहाँ ग्राफ में देख पा रहे हो कि 5 से भी नीचे, यहाँ पे शुरुआत हुई थी 35 पर 1000। ये जब आप सीबीआर लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे इसको पर 1000। तो जहाँ पर डेथ रेट बर्थ रेट शुरुआत हुई थी 35, 38 पर 1000 के रेट से, ये दोनों गिर के आप देखोगे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों 3 या 4 पर 1000 गिर के आ गए। खास बात यहाँ पर यह है कि अर्ली स्टेज में भी बेटा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट फेज में भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी, थर्ड फेज में भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है। यहाँ पर हम डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत कंट्रोल कर ले जाते हैं। दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका आप नाम सुनते हैं, जानते होंगे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, रशिया, कोई भी ऐसी कंट्री, जितनी यूरोपियन कंट्री, कनाडा, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो सब की सब किस में आ गई हैं, थर्ड स्टेज में आ गई हैं। इन्होंने अपनी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों को मिनिमम कर लिया है। डेथ रेट कैसे मिनिमम हो गई, आपको भी पता है कि इनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा होती हैं। हमारे आपके देश में एक जान की कोई कीमत नहीं है।
इन देशों में एक जान की भी बहुत कीमत होती है। किसी को भी अगर थोड़ी सी अलग किस्म की डिजीज़ हो जाती है तो वहाँ के साइंटिस्ट लग जाते हैं कि कैसे इस आदमी को बीमारी हुई और उसको जिंदा रखने की भरसक कोशिश करते हैं। आप इस समय गूगल इंटरनेट चला रहे होंगे तो आप इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की आप देखना एवरेज एज सबकी आपको मोर देन 90 ईयर एवरेज एज मिलेगी। तो ये आपकी सबसे डेवलप्ड स्टेट को दिखाता है जिसमें आपकी सारी डेवलप्ड कंट्री यूके, यूएसए, यूरोपियन जितनी यूनियन की कंट्रीज हैं। और फर्स्ट स्टेज आपकी हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट। इसका मतलब ये कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीका के कई, घाना, नाइजर, चाड, कांगो, ये ऐसी जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट दोनों आपको मिलेंगे। बीच वाले में जैसे हमारा देश है इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जिन्होंने अपना धीरे धीरे कंट्रोल करना बर्थ पर भी शुरू किया है लेकिन अभी पूरी तरह से इस स्टेज में नहीं आ पाए हैं। तो यही वजह है कि इन देशों में भयंकर तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है। अब खास बात ये कि जो मैंने आपको कहा था कि ये तीनों फेज आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस शो करते हैं। तो आप देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेज कैसी इकॉनमी शो कर रहा है, प्रिमिटिव इकॉनमी। अभी भी ये देश भयंकर अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ का डोमिनेंस है। बात तो आप समझ पा रहे हो। यही वजह है कि यहाँ पर भयंकर शिक्षा, गरीबी होने की वजह से डेथ रेट भी आई है और बर्थ रेट भी आई है। ये कंट्रीज हैं सारी की सारी कैसी हो गई, डेवलपिंग नेशन, विकासशील देश, जहाँ पर धीरे धीरे सारी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। पूरी तरह से डेवलप क्यों नहीं हुए हैं, ये जो मैंने आपको CBR बर्थ के लिए सबसे मेन फैक्टर बताया था, अवेयरनेस। जब धीरे धीरे सारी पब्लिक अवेयरनेस होगी, सारी सुख सुविधाएं हर एक आदमी तक पहुंचेंगी तो वो भी कहाँ तक शिफ्ट कर जाएंगे, फिर थर्ड स्टेज में शिफ्ट कर जाएंगे। तो जो सेकंड फेज है आपका पूरा, वो आपके डेवलपिंग नेशंस को शो करता है। और सबसे लास्ट में आ गए आपके डेवलप्ड या विकसित देश, जिन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं लगभग विकसित कर ली हैं। यहाँ पर हर किसी को अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं मिलती हैं। हमारे आपके देश में आप सुनते होंगे कि कई लोग जो है इलाज के भाव में मर जाते हैं। अमेरिका जैसे देश में किसी भी आदमी की मौत इस वजह से नहीं होती कि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वहाँ की सरकारें अपनी पब्लिक के लिए इतना इंश्योर करती हैं कि हर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ही हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पब्लिक अवेयर भी बहुत है इन देशों में। ये अवेयरनेस ही उनको पता है कि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा होगी तो कल को हमारे लिए ही दिक्कत होगी। तो ये हो गई आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, ये ग्राफ करेंगे। खास बात ये कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे मुझे जानते हैं कि मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाता हूँ। आप भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़िए। CBSE में एग्ज़ाम देना, 100 नंबर पाना मेरे लिए मैटर नहीं करता। अच्छा होता है अच्छे स्टूडेंट बनना और नॉलेज के लिए पढ़ना। ये मेरा अर्ली मतलब कह सकते हैं शुरू से ही एकदम अल्टीमेट मेरा एम रहा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि कुछ भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। आपको पसंद आए तो लिखना, लाइक करना। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट में, यूट्यूब में नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सीनियर्स अगर देख रहे हैं तो मुझे सजेशन दे कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आप कुछ कमेंट करेंगे तो मैं आपको जवाब लिख के बताऊँगा। थैंक यू।